हेलो एवरीवन। मैं यूनिट थर्ड जो कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग पेपर के अंतर्गत ही है से टेक्निक्स ऑफ गाइडेंस के अंतर्गत ऑब्जर्वेशन पर डिस्कशन करूँगी। ऑब्जर्वेशन यानी कि अवलोकन। अवलोकन किसी व्यक्ति के विषय में जानकारी प्राप्त करने का महत्वपूर्ण साधन है। अवलोकन से निर्देशन प्रक्रिया में व्यक्ति के विषय में अध्ययन किया जाता है। अवलोकन से विभिन्न प्रकार के व्यवहारों एवं क्रियाओं का विवरण प्राप्त किया जाता है। इस विधि से व्यक्ति की प्रतिदिन की क्रियाओं एवं व्यवहारों का निश्चित समय पर एवं समय समय पर विवरण इकट्ठा किया जाता है। तो जैसा कि ये कह रहा है कि अवलोकन किसी व्यक्ति के विषय में जानकारी प्राप्त करने का महत्वपूर्ण साधन है। तो ये हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी से भी समझ सकते हैं कि घर में अगर माँ और बच्चा है तो बच्चा क्या कर रहा है, खेल रहा है, भूख लगी है तो बच्चा रोता है। और बच्चा अगर गोद का है 4 महीने 6 महीने का है तो माँ उसको अगर वो रोता है या उसकी एक्टिविटी देखकर ये समझती है कि बच्चे को भूख लगी है या फिर उसको शारीरिक कुछ प्रॉब्लम है और वो कष्ट में है और वो अगर पैर मोड़ रहा है तो ऐसा समझा जाता है कि बच्चे के पेट में दर्द हो रहा है। तो ये सब चूँकि वहाँ बच्चा बोलता नहीं है लेकिन हम उसके एक्टिविटी से उसको देखकर ऑब्ज़र्व करके अंदाज़ा लगाते हैं कि ये बच्चे को भूख लगी है या बच्चे को शारीरिक कोई परेशानी हो रही है। तो ऑब्जर्वेशन एक ऐसा टेक्निक है जिससे कि आसानी से ऑब्ज़र्व करके उस व्यक्ति से संबंधित परेशानियों को समझा जा सकता है। तो इसकी आवश्यकता एजुकेशन में भी काफ़ी है, क्योंकि जब एक क्लास में एक टीचर है और बहुत सारे बच्चे को पढ़ाना है, अगर मान लेते हैं उसमें कोई एक बच्चा ऐसा है कि जिसकी वजह से पूरे क्लास डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो फिर ये देखना ज़रूरी हो जाता है कि वो बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। तो उसके लिए टीचर्स उसके व्यक्तिगत ऑब्जर्वेशन के द्वारा उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, उस पर एक ख़ास नज़र रखते हैं कि वो क्या कैसे कर रहा है, किस तरह की एक्टिविटी करता है वो, और उसको वो नोट करते जाते हैं। ये एक समूह के रूप में भी होता है कि क्लास में जितने भी बच्चे हैं वो अगर लर्निंग कराया जा रहा है, अधिगम क्लास चल रहा है और जिस सब्जेक्ट पर अधिगम वो चल रहा है उस पर सारे बच्चे कॉन्संट्रेट हैं या नहीं, वो पढ़ाए जाने वाले विषय में रुचि ले रहे हैं कि नहीं। तो अवलोकन के द्वारा ये भी पूरे समूह का भी एक्टिविटी समझ लिया जाता है कि उसमें बच्चों का क्या उस चैप्टर से संबंधित वो समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। क्लास में एक टीचर बच्चों के चेहरे देखकर उनको ऑब्ज़र्व करके इस तथ्य को समझ लेता है कि बच्चे लर्निंग को समझ पा रहे हैं या नहीं। वो उनसे अधिगम जिस विषय से जुड़ा हुआ अधिगम कराया जा रहा है उसको वो ग्रहण कर रहे हैं या नहीं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टेक्निक है कि जिसका कि निर्देशन प्रक्रिया में भी इस्तेमाल किया जाता है। और अवलोकन से विभिन्न प्रकार के व्यवहार एवं क्रियाओं का विवरण किया जाता है। तो इससे जो हमारा उद्देश्य है, जिस उद्देश्य से हम बच्चे को निर्देशन करना चाहते हैं या किसी और तथ्य का से जुड़ा हुआ निर्देशन प्रोग्राम चलाया जाना है, तो उससे संबंधित उनके व्यवहार, उनकी क्रियाओं
के बारे में जो विवरण इकट्ठा किया जाए वो आसानी से हो जाता है। और इस विधि से व्यक्ति की प्रतिदिन की क्रियाओं एवं व्यवहारों का भी निश्चित समय पर उनका इन्फॉर्मेशन इकट्ठा हो जाता है। जैसे कि एक टीचर प्रत्येक दिन क्लास में जाता है और उस प्रत्येक दिन के क्लास में वो बच्चे को हर दिन रीड करता है और उसमें बच्चे में क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो भी पता चलता है। अगर वो लर्निंग में पिछड़ रहा है, अगर वो उसकी जो पढ़ने में जो वो पहले जो कंसंट्रेशन था वो कम हो रहा है, तो ये भी ऑब्जर्व होता जाता है। तो और ये जो ऑब्जर्वेशन है ये बहुत पुरानी विधि है। जब से एजुकेशन सिस्टम हमें लगता है कि शुरू हुआ होगा, जो पुरानी विधि थी जबकि रटंत विद्या चलता था, उस समय भी गुरु शिष्य को ऑब्जर्व करके ही उनकी समझते थे कि उन बच्चे को फिर से रटाया जाना चाहिए। तो उस ऑब्जर्वेशन कंटिन्यूअस प्रकृति के साथ ही इसकी एक शुरुआत लगती है, क्योंकि ऑब्जर्व करके ही बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करके ही समझा जाता है। जब यहाँ तक कि जब एक डॉक्टर एक पेशेंट को अपने अंदर एडमिट करता है तो वो उसके हर एक गतिविधि को ऑब्जर्व करते हुए ही उनको मेडिसिन देता है। उसके लिए अगर उसको टेस्टिंग की भी ज़रूरत है तो टेस्ट करके उसको वो फिर ऑब्जर्व ही करता है कि उसमें कहाँ क्या हुआ है। तो ऑब्जर्वेशन एक ऐसी टेक्निक है जो कि काफ़ी पुरानी भी है और इससे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन इकट्ठा किए जाते हैं जो कि काफ़ी सटीक भी होते हैं। तो ऑब्जर्वेशन के बहुत सारे प्रकार हैं और अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक ने है उन्होंने अलग अलग इसके प्रकार की व्याख्या की और वर्गीकरण किया। जैसे कि जर्सिंड और मिम्स ने इसका वर्गीकरण किया। उसमें इन्होंने स्वतंत्र अवलोकन, नियंत्रित अवलोकन और अर्ध नियंत्रित अवलोकन, 3 भागों में तीन अवलोकन का वर्गीकरण किया। वहीं बोनी और हैम्पलमैन ने इसका आकस्मिक अवलोकन, नियंत्रित अवलोकन अब किया है। इसमें भी बहुत सारे, जैसे अगर संख्या के अनुसार वर्गीकरण की बात आती है तो व्यक्तिगत अवलोकन, सामूहिक अवलोकन और स्थिति के अनुसार वर्गीकरण, तो प्रत्यक्ष अवलोकन और अप्रत्यक्ष अवलोकन। लेकिन हमें अगर समझना है इसको तो प्रत्यक्ष का मतलब कि आप सामने से बैठ के किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं या उनके साथ गतिविधियों में मिक्स होकर घुल मिल कर ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। अप्रत्यक्ष रूप से आप समूहों से अलग बैठे हैं और जो ग्रुप में चल रहा है, एक समूह है और आप उसको देख रहे हैं, उसमें आपकी साझेदारी नहीं है, आपकी गतिविधियां नहीं है, आप उनसे किसी भी तरह का अपना विचार या व्यवहार साझा नहीं करते हैं, सिर्फ दूर बैठ के अवलोकन कर रहे हैं। उसी तरह हम हर एक अगर अवलोकन को समझने का प्रयास करें तो जैसे स्वतंत्र अवलोकन, तो इसके अंतर्गत बिना किसी कंट्रोल का अवलोकन किया जाता है, जिसमें कि जो पर्यवेक्षक है वह कि कोई योजना नहीं तैयार करता है, कोई पूर्व नियोजित उसका कोई निश्चित उद्देश्य नहीं तय होता है। सिर्फ वो बच्चे को देखना चाहता है कि उसमें क्या गतिविधियां हैं, वो किस तरह का बिहेव करता है। ये सिर्फ स्वतंत्र रूप से उसका सिर्फ अवलोकन करके उसकी समस्या को जानने का प्रयास किया जाता है। वही दूसरा जो नियंत्रित अवलोकन है उसमें इसमें निरीक्षण और विषय दोनों, निरीक्षण करने का विषय नियंत्रित होता है। जब अवलोकन पूर्ण नियोजित और निश्चित होता है तो इसे नियंत्रित अवलोकन कहा जाता है। इस अवलोकन में यांत्रिक उपकरणों का उपयोग
सटीक और मानकीकृत करने के लिए किया जाता है तथा यह सटीकता बढ़ाए जो कि मतलब बिल्कुल सही हो, जो विश्वसनीय हो, ज़्यादा से ज़्यादा विश्वसनीय हो, उसके लिए ये नियंत्रित अवलोकन किया जाता है तथा पूर्वाग्रह कम करे। जैसे किसी चीज़ को हम कल्पना करते हैं तो वो कल्पना से जुड़ा हुआ नहीं हो, गेसिंग नहीं हो, उसमें विश्वसनीयता होनी चाहिए। उसको मानकीकरण सुनिश्चित करने के लिए ये नियंत्रित अवलोकन किया जाता है। इसके लिए अवलोकन का योजना बनाया जाता है, अवलोकन का कार्यक्रम निश्चित किया जाता है तथा उसके लिए यांत्रिक उपकरण जैसे कैमरा, मैप, फिल्म, टेप रिकॉर्डर आदि का उपयोग किया जाता है। पर्यवेक्षकों की एक टीम होती है तथा सोशियोमेट्रिक स्केल का उपयोग किया जाता है। तो और अर्ध नियंत्रित नेक्स्ट है अर्ध नियंत्रित अवलोकन। तो अर्ध नियंत्रित अवलोकन में बच्चे विषय निश्चित होता है लेकिन फ्रीडम होता है उसके लिए कि वो अब उनके व्यवहारों पर कोई नियंत्रण नहीं दिया जाता है। यहाँ जो बोनी और हैम्पिलमैन का वर्गीकरण जिन्होंने आकस्मिक और नियंत्रित अवलोकन बताया, तो नियंत्रित अवलोकन हम लोगों ने पहले अभी भी देखा, और आकस्मिक अवलोकन जो कि अचानक से बिना किसी योजना का सोचे समझे ऑब्जर्वेशन किया जाना, और जब उस ऑब्जर्वेशन करके कुछ निर्णय इंफॉर्मेशन के हिसाब से डिसीजन लिया जाना। दूसरी संख्या के अनुसार यहाँ कह रहा है तीसरा पॉइंट में कि संख्या के अनुसार वर्गीकरण। तो संख्या के अनुसार वर्गीकरण की बात है तो जैसे किसी एक व्यक्ति का अवलोकन किया जा रहा हो। जैसे क्लास में अगर किसी एक बच्चे में कोई खास एक ऐसा बच्चा है जो या तो काफ़ी प्रतिभाशाली है या फिर कहीं अधिगम में अचानक से पिछड़ रहा है, तो उस में आने वाली समस्याओं को रीड करने के लिए व्यक्तिगत अवलोकन किया जाता है। लेकिन जब एक टीचर क्लास में बच्चे को किसी विषय से संबंधित कक्षा के कार्यक्रम के दौरान जो अवलोकन करता है वो समूह अवलोकन होता है, जिसमें कि वो सारे बच्चे को ऑब्जर्व करते रहता है कि कौन बच्चा विषय से जुड़ा हुआ है, कौन बच्चे विषय में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, कौन समझ रहा है, किसके लिए कुछ नई टेक्निक से समझाने जाने की ज़रूरत है। तो यहाँ एक टीचर जब अवलोकन करता है तो एक सामूहिक अवलोकन होता है जो एक पूरे समूह के लिए किया जाता है। हम बात अवलोकन के सिद्धांत की बात करते हैं। तो अवलोकन एक समय में एक ही बालक का ऑब्जर्वेशन किया जा सकता है तथा बालकों का अवलोकन नियमित कक्षाओं में नियमित क्रियाओं में होना आवश्यक है और लंबे समय तक अवलोकन होना चाहिए। जैसे कि पूर्ण परिस्थिति का अवलोकन, कि किसी परिस्थिति में अगर बच्चा कौन सा एक्टिविटी क्यों कर रहा है, वो उस पूरे परिस्थिति का अवलोकन होना चाहिए। तो क्योंकि एक हम जब भी क्लास में एक टीचर ऑब्जर्वेशन करते हैं तो कहीं भी कोई भी अगर किसी तरफ देखता है तो वो एक समय में एक ही चीज़ को देख सकता है, एक ही जगह ध्यान केंद्रित कर सकता है। तो जब टीचर क्लास में भले 30 बच्चे हों, लेकिन टीचर अगर ऑब्जर्वेशन करने की बात आती है कि वो किसी 30 बच्चे में एक टाइम पर किसी एक ही बच्चे पर कंसंट्रेशन कर सकते हैं, फिर उससे ध्यान हटाकर ही फिर दूसरे बच्चे को करेंगे। तो इसके लिए एक समय में एक ही बालक का ऑब्जर्वेशन हो सकता है। साथ ही बालकों का अवलोकन नियमित
क्रियाओं में होना चाहिए कि वो क्लास में क्लास से जुड़ी हो या फिर उनका को करिकुलम से जुड़ी हुई एक्टिविटी हो। प्रत्येक एक्टिविटी, प्रत्येक क्रियाओं को हर दिन उनको ऑब्जर्व किए जाने की आवश्यकता होती है और ये एक लंबे समय के दौरान तक होना ज़रूरी है। तथा अगर जिस परिस्थिति को लेकर हम अवलोकन करने जा रहे हैं वो पूरी परिस्थिति को समझने के लिए पूर्ण रूपेण से ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि हम परिस्थिति को नहीं समझें और उसका आधा अधूरा समझ के ही हम उस पर एक डाटा तैयार कर ले। नहीं, पूरी परिस्थितियों को समझते हुए पूर्ण रूपेण उसकी अवलोकन होनी चाहिए। तो उपरोक्त विवरण के आधार पर हम समझ सकते हैं कि अवलोकन और अवलोकन के प्रकार और सिद्धांतों को, जिसमें हम लोगों ने देखा कि अवलोकन क्या है और अवलोकन कौन कौन से अवलोकन के प्रकार हैं, साथ ही उनके सिद्धांत क्या है। नेक्स्ट वीडियोस में हम सोशियोमेट्री पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।